नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के ऑडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन कार्टूनिस्ट और लेखक जेम्स थर्बर की एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। मैं हूँ पूनम दुआ। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का शीर्षक थोड़ा विचित्र है, द कैटबर्ड सीड। कैटबर्ड एक उत्तरी अमेरिकी पक्षी होता है जिसकी आवाज बिल्ली के म्याऊ म्याऊ जैसी होती है। आइए जानते हैं जेम्स ग्रोवर थर्बर को। जेम्स थर्बर एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट, लेखक, हास्यकार, पत्रकार और नाटककार थे। वे अपने कार्टून और लघु कथाओं के लिए बहुत जाने जाते थे। जब वे सिर्फ 7 साल के थे तब वह और उनका भाई तीर कमान से कुछ खेल रहे थे और उनके भाई ने एक तीर जेम्स की आंख पर चलाया। जेम्स ने वह आंख खो दी और चोट के कारण बाद में वे पूरी तरह अंधे हो गए। इस चोट के कारण बचपन में खेल और अन्य गतिविधियों में वे भाग नहीं ले पाते थे, लेकिन उन्होंने एक रचनात्मक दिमाग विकसित किया और इस दिमाग को लेखन में अभिव्यक्त करते थे। उनके कार्यों को अक्सर फिल्मों में रूपांतरित किया गया है, जिसमें द मेल एनिमल 1942 की प्रमुख है और हमारी इसी कहानी द कैटबर्ड सीड पर बनी हुई एक फिल्म द बैटल ऑफ द सेक्सेस 1959 की। आइए जानते हैं अपनी कहानी को। द कैटबर्ड सीड शीर्षक वाली लघु कथा एक आधुनिक कथा है और इस कहानी में कई पारंपरिक पुरुष और महिला विशेषताओं को उलट दिया गया है। कहानी इसी संघर्ष को हास्यात्मक तरीके से दिखाती है। शुरू करते हैं कहानी। मिस्टर मार्टिन ने सोमवार की रात ब्रॉडवे पर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले सिगार स्टोर से कैमल्स का पैकेट खरीदा। कैमल्स सिगरेट। थिएटर का समय था और 7-8 आदमी सिगरेट खरीद रहे थे। क्लर्क ने मिस्टर मार्टिन की तरफ देखा भी नहीं, जिन्होंने पैक को अपने ओवरकोट की जेब में रखा और बाहर चले गए। अगर एफएनएस के किसी भी कर्मचारी ने उन्हें सिगरेट खरीदते हुए देखा होगा तो वे जरूर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आम तौर पर हर कोई यह जानता था कि श्री मार्टिन धूम्रपान नहीं करते और कभी नहीं करते। किसी ने उन्हें कभी धूम्रपान करते नहीं देखा और किसी ने उन्हें आज यहाँ भी नहीं देखा। मिस्टर मार्टिन ने मिसेज अल्जिन बेरो को मिटाने का फैसला किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मिटाने का। उस दिन को अभी एक हफ्ता ही हुआ था। मिटाना शब्द ने उन्हें अति प्रसन्न किया, क्योंकि मिटाना सुधार का प्रतीक था। सुधार एक गलती का, एक त्रुटि। इस मामले में मिस्टर फिटवेलर की त्रुटि। मिस्टर मार्टिन एक सप्ताह से इस योजना पर काम कर रहे हैं। जैसे ही वे घर चले गए, अब वे फिर से विचार करने लगे। 100वीं बार उन्होंने अपनी योजना पर विचार किया, जांचा, परखा। जिस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया था वह काफी कैजुअल और बोल्ड था। जोखिम काफी थे, कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता था, पर उनकी योजना में चालाकी थी। कोई भी कभी जान नहीं पाएगा कि इसमें उनका हाथ था। एफएनएस में फाइलिंग विभाग के प्रमुख इरविन मार्टिन का मेहनती हाथ। मिस्टर फिटवाइलर ने एक बार कहा था, कोई भी आदमी कभी भी गलत हो सकता है, लेकिन मिस्टर मार्टिन नहीं। कोई उनका हाथ नहीं देखेगा जब तक कि वे रंगे हाथ न पकड़े जाएं। अपने अपार्टमेंट में बैठकर एक ग्लास दूध पीते हुए मिस्टर मार्टिन ने श्रीमती अल्जिन बैरोज के खिलाफ अपने मामले की फिर से समीक्षा की, जैसा कि उन्होंने हर रात 7 रातों से किया था और उन्होंने शुरुआत से शुरू किया। 7 मार्च 1941 को पहली बार उसकी बतख जैसी कर्कश आवाज और तेज हंसी ने एफएनएस के हॉल को अपवित्र कर दिया था। श्री मार्टिन के पास तारीखें याद करने के लिए एक बहुत अच्छा दिमाग था। पर्सनल चीफ ओल्ड रॉबर्ट्स ने उनका परिचय इस रूप में कराया था, फर्म के अध्यक्ष श्री फिटवाइलर की नवनियुक्त विशेष सलाहकार। उस औरत ने श्रीमान मार्टिन को तुरंत चकित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना भाव नहीं दिखाया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। श्रीमती मार्टिन ने उसकी मेज पर कागजात देखकर कहा, क्या आप कीचड़ में से बैलगाड़ी निकाल रहे हैं? श्री मार्टिन दूध का ग्लास हाथ में लिए छटपटा रहे थे, यह सब कुछ याद करके। फिर उन्होंने सोचा, उन्हें अपना ध्यान मिस मार्टिन के किए अपराधों पर रखना चाहिए, ना कि उनके व्यक्तित्व पर। लगभग 2 साल से
वो मिस्टर मार्टिन को अपना निशाना बना रही थी। हॉल में, लिफ्ट में, यहाँ तक कि उनके कार्यालय में भी कूद पड़ी थी। फिर एक सर्कस के घोड़े की तरह लगातार उस पर ये मूर्खतापूर्ण सवाल सवाल पूछकर चिल्लाने लगती। क्या आप बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल रहे हैं? क्या आप मटर की क्यारियां खोद रहे हैं? अचार के मर्तबान में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या तुम कैटबर्ड सीट पर बैठे हो? इस तरीके के सवालों ने श्री मार्टिन को परेशान कर रखा था। मिस्टर मार्टिन के दो सहायकों में से एक जॉय हार्ट थे, जिन्होंने समझाया कि वह बकवास क्या है। मतलब, लगता है ये एक डोजर प्रशंसक है, उन्होंने कहा था। रेड बार्बर रेडियो पर बेसबॉल की कमेंट्री करते हुए उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है। जॉय ने एक दो मुहावरों का मतलब भी समझाया। आप मटर की क्यारियां खोद रहे हैं, मतलब आप आवेश में हैं। आप कैटबर्ड सीट पर बैठे हैं, मतलब ऊंचे ओहदे पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। मिस्टर मार्टिन ने एक प्रयास से यह सब भूलने की कोशिश की। यह सब उन्हें अंदर से बहुत परेशान कर रहा था। उनके जैसा इतना ठहराव वाला आदमी भी किसी की हत्या करने के लिए प्रेरित हो सकता है, यह सोचना ही बहुत बचकाना था। मिसेस बैरोज का सामना उन्होंने हमेशा विनम्रता से किया था। इतनी विनम्रता कि उनकी असिस्टेंट ने कहा, मुझे लगता है आप मिसेस बैरोज को पसंद करते हैं। मिस्टर मार्टिन के दिमाग में एक हथौड़े की आवाज आई और मामला फिर से शुरू हो गया। श्रीमती अल्जिन बैरो जानबूझकर लगातार बार बार एफएनएस की कुशल व्यवस्था को विनाश की तरफ ले जा रही थी। ये जरूरी था कि समझा जाए कैसे वो इतनी प्रभावशाली बन गई। मिस्टर मार्टिन को मिस पेट से यह कहानी मिली थी। वो हमेशा बातें पता लगा लेने में बहुत दक्ष थी। उनके अनुसार श्रीमती बैरोज मिस्टर फिटवाइलर को एक पार्टी में मिली थी जहां वह थी। वहां उसने मिस्टर फिटवाइलर को एक पिए हुए बलशाली आदमी से बचाया था जो एफएनएस के प्रेसिडेंट को फुटबॉल टीम का कोच समझ बैठा था। मिसेस बैरोज ने फिटवाइलर का नेतृत्व किया था और किसी तरह उन पर अपना राक्षसी जादू चलाया। फिटवाइलर इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह विलक्षण उपलब्धियों की महिला थी और उनकी फर्म में अच्छे बदलाव ला सकती थी। एक हफ्ते बाद मिसेस बैरोज को मिस्टर फिटवाइलर ने सबसे मिलवाया था, एफएनएस में उनके विशेष सलाहकार के रूप में। उस दिन से अपशगुन ने दरवाजे पर अपने पैर जमा लिए थे। मिस टाइसन के बाद मिस्टर ब्रोंडेज और मिस्टर बार्टलेट को बाहर निकाल दिया गया था और मिस्टर मनसन बाद में अपना इस्तीफा देते हुए बाहर निकल गए। पुराने कर्मचारी रॉबर्ट ने कुछ कहने का साहस जरूर दिखाया। उसने कहा कि मिस्टर मनसन के डिपार्टमेंट में बदलाव की जगह बेहतर होगा काम पहले की तरह किया जाए। बिल्कुल नहीं, मिस्टर फिटवाइलर ने कहा। श्रीमती बैरोज के विचारों में उनका बहुत विश्वास था। श्री रॉबर्ट्स ने भी अपने हथियार डाल दिए। मिस्टर मार्टिन सोच रहे थे, पहले वह औरत सिर्फ इमारत से थोड़ी छेड़छाड़ किया करती थी, पर अब वो नींव पर वार करने लगी थी। मिस्टर मार्टिन अब 2 नवंबर 1942 सोमवार की दोपहर यानी एक हफ्ते पहले के बारे में सोचने लगी। उस दिन दोपहर 3 बजे मिसेस बैरोज उनके कमरे में आई और चिल्लाने लगी, क्या तुम अचार के मर्तबान के तले को खुरच रहे हो? मिस्टर मार्टिन ने अपने चश्मे के पीछे से उन्हें देखा पर कहा कुछ नहीं। फिर वे इधर-उधर नजरें घुमाकर कमरे का जायजा लेने लगी। तुम्हें इतनी सारी अलमारियां क्यों चाहिए होती हैं? मिस्टर मार्टिन के दिल ने हिचकोले लिए और उन्होंने कहा, यहाँ की हर फाइल एफएनएस के लिए जरूरी है। वह उन पर चिल्लाई थी। ठीक है, मटर की क्यारियां मत उखाड़ो। दरवाजे से मुंह कर वह चिल्लाई थी, लेकिन मुझे यकीन है यहाँ बहुत कबाड़ है। अब मिस्टर मार्टिन जान गए थे कि उंगली उनके प्रिय विभाग पर थी। उन्हें जल्दी से अब कुछ करना चाहिए। पहले ही एक कीमती सप्ताह बीत चुका था। मिस्टर मार्टिन खड़े थे अपने लिविंग रूम में, अभी भी अपने दूध का ग्लास पकड़े हुए। जूरी के सज्जनों, उन्होंने खुद से कहा, मैं इस भयानक व्यक्ति के लिए मौत की सजा की मांग करता हूँ। अगले दिन मिस्टर मार्टिन ने हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन किया। उन्होंने अपने चश्मे को कई बार पॉलिश किया और पहले से ही तेज पेंसिल को तेज कर दिया, लेकिन मिस पेड ने भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक बार उन्होंने अपने शिकार को देखा। वह हाय कहकर उनके सामने से निकल गई।
5:30 बजे वे घर चले गए। हमेशा की तरह ही एक दूध का ग्लास पिया। उन्होंने दूध से ज्यादा कभी कुछ नहीं पिया, शायद कभी अदरक का शरबत। स्वर्गीय सैम्स क्लोजर एफएनएस के एस ने कई साल पहले एक स्टाफ मीटिंग में श्री मार्टिन की कुछ इस तरह प्रशंसा की थी। हमारा सबसे कुशल कार्यकर्ता ना तो पीता है, ना ही धूम्रपान करता है, उन्होंने कहा। परिणाम खुद अपनी कहानी कहते हैं। मिस्टर फिटपाइलर भी पास ही बैठे थे और स्वीकृति में अपना सर हिला रहे थे। मिस्टर मार्टिन उस खास दिन के बारे में सोच रहे थे और इसके बाद वे श्राफ्ट चले गए। 5th एवेन्यू 46th स्ट्रीट के पास वे हमेशा की तरह 8 बजे श्राफ्ट पहुंचे। उन्होंने अपना रात का खाना खाया और सन न्यूज़पेपर के वित्तीय पृष्ठ को 8:45 बजे समाप्त किया, जैसा कि वे हमेशा करते थे। खाना खाने के बाद टहलना उनकी आदत थी। इस बार वे 5th एवेन्यू तक पहुंच गए तेज गति से। उनके दस्ताने वाले हाथ नम और गर्म महसूस हुए और उन्हें अपना माथा ठंडा महसूस हुआ। ओवरकोट से जैकेट की जेब तक उन्होंने सिगरेट का पैकेट ट्रांसफर कर दिया। वो सोच रहे थे कि ये सिगरेट वाला विचार ठीक होगा या नहीं, कहीं ये बेकार की अड़चन ना पैदा कर दे। मिसेस बैरोज सिर्फ लकी सिगरेट पीती थी। उनकी योजना थी कि वो काम होने पर कैमल सिगरेट का कश लगाकर एस्ट्रे पर छोड़ देंगे, जिससे बाद में शक की सुई कहीं और ही इशारा कर दे। पर शायद ये ठीक नहीं होगा, कहीं सिगरेट पीने से उन्हें खांसी ना आ जाए। मिस्टर मार्टिन ने वेस्ट 12th स्ट्रीट पर वह घर कभी नहीं देखा था जहां मिसेस बैरोज रहती थी, लेकिन उनके पास इसकी पर्याप्त स्पष्ट तस्वीर थी। सौभाग्य से कई बार मिसेस बैरोज ने अपने घर के बारे में शेखी बघारी थी। 3 मंजिला लाल ईंट में फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट। वहां कोई दरबान या कोई भी नहीं होगा, सिवाय दूसरी और तीसरी मंजिल वाले किराएदारों के। चलते चलते मिस्टर मार्टिन को एहसास हुआ कि वे 9:30 बजे से पहले वहां पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने विचार किया कि श्राफ्ट से 5th एवेन्यू पर उत्तर की ओर चलते हुए 10 बजे तक पहुंचा जाए। उस समय हो सकता है लोगों का आना जाना कम हो, पर पूरे तरीके से ये कह पाना असंभव था। उन्हें इतना खतरा तो लेना ही पड़ेगा, और अगर वो किसी से टकरा जाते हैं तो मिसेस बैरोज को मिटाने की योजना हमेशा के लिए किसी फाइल में दफन कर देंगे। और फ्लैट में अगर कोई मिल गया तब वे बहाना बना देंगे कि बस वहां से गुजर रहे थे। 9:18 हुए थे जब मिस्टर मार्टिन 12th स्ट्रीट की ओर मुड़े। एक आदमी और औरत बात कर रहे थे, लेकिन घर के 50 गज के आसपास कोई नहीं था। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़ गए और नेम प्लेट के नीचे लगी घंटी को दबाया, जिस पर लिखा था श्रीमती अल्जिन बैरोज। दाहिनी ओर से दीवार के हॉल में से एक दरवाजा खुला। वे दबे कदमों से उसकी ओर बढ़े। अरे वाह, भगवान के लिए देखो यहाँ कौन है, श्रीमती बैरोज चिल्लाई और उनकी कर्कश हंसी गूंज उठी। वह उसे धक्का देते हुए उसके पास से गुजरे। अरे धक्का देना बंद करो, मिसेस बैरोज ने कहा और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वे उसके बैठक कक्ष में थे, जो मिस्टर मार्टिन को 100 दीपों से प्रकाशित प्रतीत हो रहा था। आपको हुआ क्या है? उसने कहा। बकरी की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हैं? मिस्टर मार्टिन ने पाया कि वे बोल नहीं पा रहे हैं और उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, गले में खरखराहट। हाँ, वे इतना ही बोल पाए। वे जैसे ठिठोली कर रही थी और हंस रही थी और उनका कोट उतारने में मदद करने लगी। नहीं नहीं, उन्होंने कहा, मैं इसे यहीं रखूंगा। और उन्होंने यह कहते हुए कोट उतार दिया और दरवाजे के पास एक कुर्सी पर रख दिया। आपकी टोपी और दस्ताने भी, श्रीमती बैरोज ने कहा। अब आप एक महिला के घर में हैं। घर। उन्होंने अपनी टोपी कोट के ऊपर रख दी। मिसेस बैरोज उन्हें काफी बड़ी दिख रही थी और यह सोचकर उन्होंने अपने दस्ताने अपने पास ही रखे। मैं पास से गुजर रहा था, उन्होंने कहा। मैंने आपका घर पहचान लिया। क्या कोई है यहाँ? वह पहले से भी कहीं ज्यादा जोर से हंस पड़ी। नहीं, उन्होंने कहा, हम बिल्कुल अकेले हैं। तुम तो सफेद पड़ गए हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए पीने को कुछ लेकर आती हूँ, उन्होंने कहना शुरू किया और दरवाजे की ओर जाने लगी। स्कॉच एंड सोडा ठीक रहेगा? लेकिन तुम नहीं पीते, मिसेस बैरोज ने आश्चर्य से देखा। मिस्टर मार्टी ने खुद को संभाला। स्कॉच एंड सोडा चलेंगे, उन्होंने खुद को कहते सुना। वे रसोई से उसकी हंसी सुन सकते थे। मिस्टर मार्टी ने जल्दी से लिविंग रूम में हथियार के लिए चारों तरफ देखा।
उनकी योजना घर में ही कोई हथियार ढूंढने की थी। वहां एक लोहे की छड़ी थी और कुछ गदा जैसा भी रखा था। पर नहीं, इसमें से कुछ नहीं, वो कुछ और ढूंढ रहे थे। एक मेज देखी, वहां लिफाफे खोलने वाला एक छोटा सा चाकू रखा था। क्या यही इस काम के लिए ठीक रहेगा? उन्होंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहीं रखा एक पीतल का डब्बा गिर गया, उसमें रखी डाक टिकट्स भी गिर गईं। मिसेस बैरोज रसोई घर से चिल्लाई, अरे मटर की क्यारियां क्यों खोद रहे हो? मिस्टर मार्टिन ने अपनी कलाई पर चाकू को लगाकर देखा, वो बिल्कुल पैना नहीं था। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। जब श्रीमती बैरोज 2 ग्लास लेकर फिर से प्रकट हुई तो श्रीमान मार्टिन दस्ताने पहने हुए वहीं खड़े थे। जेब में सिगरेट, हाथ में शराब। ये सब कितना अजीब था उनके लिए। अजीब नहीं, नामुमकिन। उनके दिमाग में एक नई योजना का बीज उगा। भगवान के लिए उन दस्तानों को उतार दो, श्रीमती बैरोज ने कहा। मैं हमेशा उन्हें पहनता हूँ घर पर, श्री मार्टिन ने कहा। योजना एक अद्भुत दिशा में जा रही थी। श्रीमती बैरोज ने ग्लास को सोफे के सामने मेज पर रख दिया और सोफे पर बैठ गई। यहाँ आ जाओ, उन्होंने कहा। मिस्टर मार्टिन उनके पास चले गए और उनके पास बैठ गए। जैकेट में से सिगरेट निकालने में उन्हें थोड़ी तकलीफ तो हुई, पर उन्होंने सिगरेट निकाल ली और मिसेस बैरोज ने उसे जलाने के लिए उनकी मदद की। वाह, क्या नजारा है! मिस्टर मार्टिन के हाथ में शराब और सिगरेट। मैं सब पीता हूँ और धूम्रपान करता हूँ हर समय, उन्होंने कहा। उन दोनों ने अपने ग्लास एक दूसरे से टकरा दिए। ये उस बूढ़े सठियाए फिटवाइलर के लिए एक जाम, मिस्टर मार्टिन ने कहा और एक घूंट में ग्लास खाली कर दिया। स्वाद बहुत खराब था, पर उन्होंने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मिस्टर मार्टिन, मिसेस बैरोज ने गुस्से से कहा, आप हमारे मालिक का अपमान कर रहे हैं। मिसेस बैरोज अब खास सलाहकार के रूप में आ गई थी। मैं एक बम बना रहा हूँ, मिस्टर मार्टिन ने कहा, जो उस बूढ़े बकरे को आसमान से भी ऊपर उड़ा देगा। आपने कुछ नशा तो नहीं किया है? क्या आप ड्रग्स लेते हैं या कुछ और? श्रीमती बैरोज ने ठंडेपन से पूछा। चरस। मैंने चरस ली है, श्री मार्टिन ने कहा। वाह, नशे का असली मजा तो तब आएगा जब मैं उस बुड्ढे को उड़ा दूंगा। मिस्टर मार्टिन, बहुत हो गया, आप यहाँ से निकल जाइए। मिस्टर मार्टिन ने सिगरेट बुझाई और पैकेट मेज पर छोड़ दिया। फिर वो खड़े होकर अपनी हैट और कोट तक गए। फिर उन्होंने अपनी उंगली को होठों पर रखा और कहा, इस बारे में एक शब्द नहीं। मिसेस बैरोज उन्हें हैरानी से देखती रही। मिस्टर मार्टिन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं तो कैटबर्ड सीट पर बैठा हूँ। ये कहकर उन्होंने चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली और चले गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। रात्रि 11 बजे से पहले वे अपने घर पहुंच गए। उन्होंने दांत साफ किए। दांत साफ करने के बाद 2 ग्लास दूध पिया। वो बहुत खुश महसूस कर रहे थे। नहीं, ये शराब का असर नहीं था। उन्होंने एक किताब पढ़ी और जल्दी सो गए। अगली सुबह 8:30 बजे मिस्टर मार्टिन दफ्तर में थे, हमेशा की तरह। मिसेस बैरोज, जो 10 बजे से पहले कभी दफ्तर नहीं आती थी, आज 9:15 बजे ही उनके कमरे में थी। मैं जा रही हूँ मिस्टर फिटवाइलर को सब बताने, वो चाहे तो मैं पुलिस के हवाले ही क्यों ना कर दे, वो चिल्लाई। माफ कीजिए, मिस्टर मार्टिन ने उन्हें हैरानी से देखा। वो चिल्लाती हुई निकल गई। मिस पेड और जोई भी हैरानी से घूरते रहे। अब इस चुड़ैल को क्या हुआ है? मिस पेड ने पूछा। भगवान जाने, मिस्टर मार्टिन ने कहा और अपने काम में लग गए। मिस पेड उठकर बाहर गई और फिटवाइलर के कमरे का चक्कर लगाने लगी। अंदर मिसेस बैरोज के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। 45 मिनट बाद मिसेस बैरोज निकली और अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद ही मिस्टर फिटवाइलर ने मिस्टर मार्टिन को बुलाया। फाइलिंग विभाग का प्रमुख, साफ सुथरा, शांत, कभी धूम्रपान न करने वाला, कभी शराब न पीने वाला इंसान उस आदमी की मेज के सामने खड़ा था। श्री फिटवाइलर का चेहरा पीला और घबराया था। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और हाथ में इधर उधर करने लगे। फिर उन्होंने गला साफ किया और कहा, मिस्टर मार्टिन, आप हमारे साथ 20 साल से हैं। 22 साल से सर, मिस्टर मार्टिन ने कहा। इस दौरान आपका काम आदर्श और अनुकरणीय रहा है। मेरी यही उम्मीद है सर, मिस्टर मार्टिन ने कहा। मैं जानता हूँ कि आपने कभी शराब नहीं पी या धूम्रपान नहीं किया। यह सही है श्रीमान, श्री मार्टिन ने कहा। आहा, मिस्टर फिटवाइलर ने अपने चश्मे को साफ करते हुए कहा।
आप वर्णन कर सकते हैं कि आपने कल कार्यालय छोड़ने के बाद क्या किया, श्री मार्टिन? श्री मार्टिन ने अपने विस्मित विराम के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय दिया। निश्चित रूप से सर, उन्होंने कहा। मैं घर चला गया, फिर मैं रात के खाने के लिए श्राफ्ट गया, बाद में मैं फिर घर चला गया, थोड़ी देर के लिए एक पत्रिका पढ़ी। मैं जल्दी सो गया था, 11 बजे से पहले मैं सो गया था। हाँ, मिस्टर फिट्जवाइलर ने फिर कहा। वह एक पल के लिए चुप हो गए, कहने के लिए शायद उचित शब्दों की तलाश कर रहे थे, फाइलिंग विभाग के प्रमुख से कुछ कहने के लिए। श्रीमती बैरोज, उन्होंने अंत में कहा, श्रीमती बैरोज ने बहुत कठिन परिश्रम भरा काम किया है। कठिन, मार्टिन, बहुत कठिन। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वे गंभीर रूप से मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। उनके परेशान करने वाले मति भ्रम, हेल्यूसिनेशन ने एक उत्पीड़न का रूप ले लिया है। मुझे बहुत खेद है श्रीमान, श्री मार्टिन ने कहा। श्रीमती बैरो भ्रम में है, फिटवाइलर ने कहना जारी रखा। श्रीमती बैरो भ्रम में है कि आपने पिछली शाम उनसे मुलाकात की और अपने आप को अनुचित तरीके से उनके सामने पेश किया। मिस्टर मार्टिन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, आ! और मिस्टर फिटवाइलर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कर दिया। दिमागी बीमारियों में ऐसा भ्रम हो जाना अजीब नहीं है। मैंने अभी-अभी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर फिच से बात की है। उन्होंने पूरे तरीके से तो नहीं कहा, पर उनकी बात सुनकर मेरा शक पक्का हो गया है। मुझे लगता है मिसेस बैरोज को डॉक्टर फिच के पास जाना चाहिए। मिसेस बैरोज आज आपे से बाहर हो गई थी और उन्होंने कहा आपको तुरंत बुलाया जाए। आपको शायद पता नहीं मार्टिन, लेकिन श्रीमती बैरोज ने आपके विभाग के पुनर्गठन की तैयारी की थी, मेरी स्वीकृति के अधीन, निश्चित रूप से मेरी स्वीकृति के अधीन। इसलिए आप उनके दिमाग में आ गए। लेकिन फिर से यह घटना हमारे लिए नहीं, लेकिन डॉक्टर फिच के लिए एक केस है। तो मिस्टर मार्टिन, मुझे लगता है कि श्रीमती बैरो की उपयोगिता यहाँ समाप्त हो गई है। हम अब और ज्यादा उनके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत खेद है श्रीमान मिस्टर मार्टिन। इसी दौरान अचानक से ऑफिस का दरवाजा खुल गया। एक विस्फोट के साथ श्रीमती बैरोज निकली। क्या यह छोटा चूहा इससे इनकार कर रहा है? वह चिल्लाई। वह इससे बच नहीं सकता। मिस्टर मार्टिन धीरे से उठे और सावधानी से मिस्टर फिटवाइलर की कुर्सी के बगल में चले गए। आपने मेरे अपार्टमेंट में शराब पी और धूम्रपान किया, मिस्टर मार्टिन, और आप इसे जानते हैं। आपने मिस्टर फिटवाइलर को एक सठियाया हुआ बुढ़ा कहा और कहा कि आप जा रहे हैं उन्हें बॉम्ब से उड़ाने के लिए, और कहा कि तुमने अफीम भी ली थी। उसने चिल्लाना बंद कर दिया, उसकी सांसें थम गई और उसकी खिलखिलाती आंखों में एक नई चमक आ गई। साधारण छोटा आदमी, उसने कहा, मुझे लगता है तुमने यह सब योजना बनाई होगी। जीप बाहर निकालते हुए कह रहे थे आप कैटबर्ड सीट पर बैठे थे क्योंकि आपने सोचा कि मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हे भगवान, यह वास्तव में सही है, यह एक बहुत अच्छी योजना ही थी। उसने मिस्टर फटवाइलर को घूर कर देखा। क्या तुम नहीं देख सकते कि उसने हमें कैसे बेवकूफ बनाया है? तुम बूढ़े हो बुद्धू, क्या तुम उसका छोटा सा खेल नहीं देख सकते? इस दौरान मिस्टर फिटवाइलर मेज पर लगे कुछ बटन दबा रहे थे और एफएनएस के कर्मचारी कमरे में आने लगे। स्टॉकटन, मिस्टर फिटवाइलर ने कहा, आप और फिशबिन मिसेस बैरोज को उनके घर ले जाएंगे। मिसेस पॉवेल, आप भी उनके साथ जाएंगी। स्टॉकटन, जिसने हाई स्कूल में थोड़ा सा फुटबॉल खेला था, उसने मिसेस बैरोज को ब्लॉक कर दिया। फिशबिन और स्टॉकटन को पूरा जोर लगाकर मिसेस बैरोज को ले जाना पड़ा था। वो तब भी गालियां बकती जा रही थी। स्टेनोग्राफर्स और ऑफिस के लड़कों से भरी भीड़ में उन्हें दरवाजे से बाहर हॉल में ले जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अभी भी वह मिस्टर मार्टिन पर चिल्ला रही थी। मुझे खेद है ऐसा हुआ, मिस्टर फिटवाइलर ने कहा। मैं आपसे इसे अपने मन से, दिमाग से खारिज करने के लिए कहूंगा। मैं इसे खारिज कर दूंगा, मिस्टर मार्टिन ने कहा। वह बाहर गए और दरवाजा बंद कर दिया। उनकी चाल में एक नई ही खुशी थी। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे में प्रवेश किया, वो फिर अपनी सामान्य चाल से चलने लगे। उनके चेहरे पर वही गंभीर मुद्रा थी। ब्रेन बीट्स ब्रॉन। जी हाँ, यही मैसेज है इस स्टोरी का। महान, बड़ी बड़ी बलशाली शक्तियों के विपरीत बुद्धि कई बार काम आ जाती है। द कैटबर्ड सीड इसी तरीके की एक लोक कथा को दिखाती है, जैसे कि अन्य लोक कथाएं दिखाती है, जिनमें दो जानवर होते हैं, एक कमजोर होता है और चालाक होता है और दूसरा मजबूत होता है और बड़ा होता है, और अंत में कमजोर और चालाक जानवर बड़े और मजबूत जानवर को किसी न किसी तरीके से हरा ही देता है। हमारे यहाँ पर
श्रीमती बैरोज एक कमजोर चरित्र श्री मार्टिन को हमेशा धमकाती आई हैं। अंत में कमजोर चरित्र ने बड़े चरित्र को ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से हरा दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ये चैनल।